नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी की इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टैक्स सिस्टम है इंडिया का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार। उसी क्रम में ये अगला वीडियो है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर की हम चर्चा करेंगे। तो जब पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है वो आयकर है, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आयकर क्या है। भारत में आयकर एक प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कर का मतलब कल मैंने आपको बताया था और आज फिर से बता दूं। प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि आय के साथ कर में बढ़ोतरी, यानी कि जिस तरीके से आपका आय बढ़ रहा है उसी के अनुपात में अगर कर में बढ़ोतरी हो रहा है तो इससे प्रगतिशील कर कहा जाता है। मतलब अगर कोई 10 रुपया कमा रहा है तो उसके हिसाब से उसको कर देना है, और अगर कोई 100 कमा रहा है तो उसको उसके हिसाब से कर देना है। इसका मतलब प्रगतिशील कर होता है। ठीक है, यह केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित की जाती है। यह प्रगतिशील है क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती जाती है। वर्तमान में आयकर से संबंधित टैक्स स्लैब निम्नलिखित हैं। टैक्स स्लैब का मतलब कि कितने रुपए तक टैक्स आपको कितना देना है। ठीक है, यदि आय 2.5 लाख तक हो तो कर शून्य है, यानी कि यदि आपकी वार्षिक आय एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक हो तो आपको कोई आयकर नहीं देना होता है, यानी कि शून्य है, एग्जिम्प्टेड है, यानी कि माफ है। दूसरा है, यदि आय आपका 2.5 लाख से अधिक एवं 5 लाख तक है तब इस पर 5% की दर से कर लगेगा। यानी कि अगर आपकी वार्षिक आय, हमेशा आय जो है वार्षिक देखी जाती है एक वर्ष की, और ये जिस वर्ष की बात की जाती है उसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है और ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है और इस वित्त वर्ष में जो है जितना आय होता है उसके आधार पर टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, तो 2.5 लाख तक माफ है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर है तो 5% की दर से कर लगेगा। आगे देख लेते हैं, 5 लाख से अधिक एवं 10 लाख तक आय वाले जो आय है उस पर 20% है। जो दर है वो कितना है, 20%। सीधे 5% से 20% लगता है जब आपका आय 5 लाख से 10 लाख के बीच में हो। ठीक है, यदि आय 10 लाख से अधिक है तो कर 30% की दर पर देय है। ठीक है, यानी कि अगर आप 10 लाख से ऊपर कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में तो आपको 30% अपने आय का सरकार को आयकर के रूप में, यानी कि इनकम टैक्स के रूप में देना होता है। 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख तक की आय वाले लोगों को आयकर देने से छूट प्रदान की है। ठीक है, वर्तमान में एक व्यक्ति 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20% कर देता है और 10 लाख से अधिक आय पर 30%। इससे अतिरिक्त वर्तमान में आयकर कानून में कई सारी छूटें एवं कटौतियों के प्रावधान हैं जो कि करदाता द्वारा इसके अनुपालन एवं कर प्राधिकारियों द्वारा आयकर कानूनों के प्रबंधन को बोझिल बनाते हैं। व्यक्तिगत करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने एवं आयकर कानून को सरल बनाने के उद्देश्य से बजट 2020-21 ने एक नए एवं सरल निजी आयकर व्यवस्था को लाने का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की दर काफ़ी कम कर दी जाएगी जो कुछ निश्चित छूट एवं कटौतियों को त्याग दें। ठीक है, इस नई व्यवस्था के, अभी मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ डिटेल में, पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 5 से 7.5 लाख तक की आय वाले व्यक्ति को वर्तमान के 20% के दर की जगह मात्र 10% देना होगा। 7.5 से 10 लाख की आय वालों को 30% के स्थान पर 20% के दर पर कर का भुगतान करना होगा। इसी तरह 10 लाख से 12.5 लाख तक आय सृजित करने वालों को 30% की जगह पर 25% की दर पर कर अदा करना होगा या कर सकेंगे। 5 लाख से अधिक की वार्षिक आय पर 30% की दर से लागू कर जारी रहेगा। ठीक है, यानी कि जो 5 लाख से अधिक की वार्षिक आय पर 30% की दर से कर लागू, ये इसका मतलब ये शायद यहाँ पर कुछ गलत हो गया, लिख गया है, ये लाइन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ऐसे लोग जो 5 लाख से कम कमाते हैं उन्हें कोई कर नहीं देना है
पुरानी कर व्यवस्था में नई कर, ये क्या पुरानी कर, जिसने ये PDF बनाया है वो इसमें कई वाक्य इसने बिल्कुल गलत लिख दिए हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इतना स्टेटमेंट आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये PDF बनाते वक्त कई बार गलती हो जाती है, जिन्होंने बनाया है उन तक ये सूचना ज़रूर पहुँचाई जाएगी कि ये गलत है, इस तरीके से आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये पूरा जो मामला मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या है इसमें। मामला ये है कि बात ये पूरी जितनी की गई यहाँ पर कि जो लोग ईमानदारी से कर पे करते हैं, यानी कि जो आय कर ईमानदारी से देते हैं और नियम जो बनाए गए हैं उन नियमों का जो है, उन नियमों में जो कमियां हैं उनका इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, यानी कि वो कर परिहार पर नहीं जाते हैं, तो ऐसे करदाताओं को छूट प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये जो पूरा बात यहाँ पर लिखा हुआ था इसका सीधा सीधा मतलब यही है। ठीक है, बाकी अगर आपको स्लेब याद करना है तो याद कर लीजिए। अगर आपको SSC वगैरह का परीक्षा देना है तो स्लेब हो सकता है कई बार आपसे पूछ लिया जाए कहाँ तक माफ़ है, कहाँ से कहाँ तक कितना कर है। ये आपको स्लेब, अगर आपको SSC से परीक्षा देना है तो आपको स्लेब की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा आपको स्लेब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि एक बार आप देखे रहेंगे तो आपको स्लेब याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लाख तक माफ़ है, 5 से जो है 2.5 से 5 तक माफ़ है, 5 से 10 के बीच में आपको 10 लाख देना है, 10 से ऊपर जो है आपको 30% का कर देना है, शायद यही था स्लेब। हाँ नहीं, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है और 10 लाख से ऊपर 30% है। ठीक है, तो स्लेब अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, हालांकि इतना फैक्ट UPSC और PCS की परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से देखते हैं। यह प्रस्तावित कर संरचना करदाताओं को निश्चित राहत प्रदान करेगी एवं ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों को। यह नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए स्वैच्छिक होगी। एक व्यक्ति जो वर्तमान के आयकर कानून के तहत छूट एवं कटौती प्राप्त कर रहा है, यदि चाहे तो इस नई व्यवस्था को चुन सकता है या फिर पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत ही कर अदायगी जारी रख सकता है। इसका मतलब ये है कि जो नई व्यवस्था है, जिसमें जैसे ये तो एक स्लेब था, कहाँ गया, ये एक स्लेब था। ठीक है, एक व्यवस्था तो ये है कि आप इसी प्रकार कर दीजिए। जो दूसरी व्यवस्था की गई है जहाँ पर कुछ आपको छूट दिया गया है, जो ये स्लेब यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 से 7.5 लाख तक जो है आपको देना है, या जो है 7.5 से 10 लाख के बीच में, या 10 से 12.5 लाख के बीच में। तो जो इसमें छूट की बात की गई है कि आपको कर कम देना होगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप जो इक्विपमेंट है कर बचाने का, उस इक्विपमेंट को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 2 तरीके हैं, आप 2 तरीकों में से कोई भी चुन सकते हैं। कुल मिलाकर के मामला वही है। अगर आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरी तरीके से बचाते हैं, और अगर आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको डायरेक्ट छूट दे दी जाएगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसकी वजह यह है कि कर के जो है कर प्राप्ति को बढ़ाना है सरकार को। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे पैसा देने में उनको दिक्कत होती है, और इसीलिए सरकार ने किया क्या कि अगर कोई कर कम देना चाहता है और चूँकि इक्विपमेंट जो हैं, जैसे SCC है या NSC है या सुकन्या समृद्धि योजना है, बहुत सारे लोग इन योजनाओं के लफड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा कागजी काम होता है, आवाजाही करना पड़ता है। तो सीधे सीधे वो दूसरा विकल्प अगर चाहें तो चुन सकते हैं कि वो किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कर कम देंगे, तो इससे निश्चित तौर पर रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये बात थी पूरी। अब आगे देख लेते हैं। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतनभोगी वर्ग के लिए लागू है। यह राशि कर के दायरे में नहीं आती है। कर की कुल रकम के ऊपर 4% का स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लागू है। हमने आपको पिछले क्लासेस में उपकर बताया है कि उपकर होता क्या है। उपकर एक विशेष प्रकार का कर के ऊपर लगाया जाने वाला कर है, जो कि परिभाषित क्षेत्र में खर्चे के लिए वसूला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, यानी कि जो पैसा यहाँ पर आएगा, जो 4% कर के ऊपर वसूला जा रहा है, इसका खर्चा सरकार कहाँ करेगी? शिक्षा एवं स्वास्थ्य में ही करेगी। ठीक है, तो ये उपकर होता है। अगर आपने उपकर अच्छे से और अच्छे समझना है तो आप पिछला क्लास हमारा देख लीजिए, वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में इसको समझाया है। यदि आय अधिक है तो आयकर पर लगने वाले अधिभार की दरें निम्नलिखित हैं।
निवल आय 50 लाख से अधिक हो परंतु 1 करोड़ से अधिक ना हो तो 10% टैक्स देना है। 1 करोड़ से अधिक परंतु 2 करोड़ से अधिक ना हो तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की निवल आय पर 25% और 5 करोड़ से अधिक की निवल आय पर 37%। ठीक है, ये अधिभार का स्लैब है। अधिभार क्या होता है? कर के ऊपर लिया जाने वाला कर जो किसी परिभाषित क्षेत्र के लिए नहीं लिया जाता है, लेकिन जो उससे धनराशि वसूली जाती है उसका खर्चा सरकार किसी भी योजना में कर सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फिजिकल ड्रैग क्या है। राजकोषीय खिंचाव, यह एक ऐसी अवस्था को संबोधित करता है जब एक निकाय आय में बढ़ोतरी करने के कारण ऊपर के कर ब्रैकेट में आ जाता है, जिसके कारण उस पर कर का भार उसकी आय में बढ़ोतरी से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये पूरा मामला क्या है इसको समझ लीजिए। स्टेटमेंट एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी समझ जाए। यह एक ऐसी अवस्था को संबोधित करता है जब एक निकाय आय में बढ़ोतरी के कारण ऊपर के कर ब्रैकेट में आ जाता है, जिसके कारण उस पर कर का भार उसकी आय में बढ़ोतरी से ज़्यादा हो जाता है। देखिए, चूँकि जो इनकम टैक्स है वो कैसा है? प्रोग्रेसिव कर है। ठीक है, प्रगतिशील कर है। तो होता क्या है कि कई बार जब किसी का जो है आय ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दूसरे दायरे में आ जाता है और कर का भार उसके ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है। इसी को फिजिकल ड्रैग कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द को परिभाषित करने की बात थी, हालांकि ये चीज़ें तो आप पहले से ही जानते थे। तो ये पूरा था आयकर। आयकर को आपने समझ लिया कि आय पर लगाया जाने वाला कर होता है, इसका स्लैब आपने देख लिया। इसमें जो एक नई व्यवस्था लाई गई है, अल्टरनेटिव व्यवस्था, कि अगर कोई छूट को नहीं लेना चाहता है तो सीधे उसको कर में छूट दे दिया जाएगा। तो ये जो है आपने उम्मीद है कि समझ लिया होगा। अब देखते हैं कि कारपोरेट टैक्स क्या होता है। ठीक है, निगम कर जिसे बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जिसकी वसूली केंद्र सरकार कंपनी या निगम के लाभ पर करती है। यह केंद्र द्वारा संग्रहित सबसे बड़ा स्रोत है। जो केंद्र कर वसूलती है उसमें सबसे बड़ा स्रोत किसका है? कारपोरेट टैक्स का है। भारतीय कंपनियों के लिए सामान्यतः निगम कर की दर 40% है, जबकि विदेशी कंपनियों के लिए ये क्या, दोनों एक ही लिखा हुआ है। भारतीय कंपनियों के लिए सामान्यतः या निगम कर की दर 40% है, जबकि विदेशी कंपनियों के लिए 40% है। ये गलत लिखा हुआ है। विदेशी कंपनियों के लिए हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, यदि इसको ये जो डेटा है ये आप एक बार गूगल पर चेक कर लेंगे या मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, ये अब क्योंकि हमेशा विदेशी कंपनियों पर कर ज़्यादा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सेम नहीं हो सकता है। इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि स्लैब याद करने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं तो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं उन पर देसी कंपनियों से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप गूगल कर लेंगे, नहीं तो मैं जो है आपको कमेंट के माध्यम में से लिख करके जो है बता दूंगा, या कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा स्लैब क्या है। ठीक है, यदि एक भारतीय कंपनी का लाभ 1 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड़ तक है तो इसे निगम कर पर 7% का अधिभार देना होगा। ठीक है, अधिभार आपने पहले पढ़ रखा है कि कर के ऊपर लगने वाला कर है। यदि लाभ 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो अधिभार 12% होगी। वहीं यदि एक विदेशी कंपनी का लाभ 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो उसे निगम कर पर 2% का अधिभार देना होगा। 10 करोड़ से अधिक के लाभ पर विदेशी कंपनियों को 5% का अधिभार देना होगा। ठीक है, इसके साथ ही 4% का स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर देना होगा। देखिए, ये चीज़ जो है, ये डेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो ये नीतिगत बदलाव इस बार के बजट में किया गया है कि जो है सरकारी जो विदेशी कंपनियों उनको आकर्षित करने के लिए हो सकता है। क्योंकि ये टैक्स स्लैब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो इसको एक बार आप चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो समझने वाली बात ये है वो ये है कि निगम कर होता क्या है, कंपनियों से सीधा वसूला जाता है। जैसे प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स किसी व्यक्ति की आय पर होता है, और जो कारपोरेट टैक्स होता है यानी कि निगम कर होता है वो किसी कंपनी से डायरेक्ट वसूला जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, और ये जो है कंपनी के जो आय होती है एक वित्त वर्ष में उस पर लिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका निगम कर। हालांकि सितंबर 2019 में केंद्र में भारतीय कंपनियों पर नए स्थापित होने वाले विनिर्माण कंपनियों के लिए निगम कर में कटौती की
मौजूदा भारतीय कंपनियों के लिए निगम कर को घटा करके 22% कर दिया गया है। देखिए मैं बात ऊपर कह रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो देसी कंपनियां उन पर कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा कम होता है, इस पर उपकर एवं अधिभार लागू रहेगा। परंतु जो कंपनियां इस नए दर के तहत कर अदा करना चाहेंगी उन्हें अन्य कर छूटों का लाभ नहीं मिलेगा। 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद स्थापित नई विनिर्माण कंपनियों के लिए निगम कर 15% उपकर एवं अधिभार भी देना होगा। ठीक है, तो जो नई कंपनियां 1 अक्टूबर 2019 के बाद में जो है स्थापित हुई हैं, अब विनिर्माण कंपनियां हैं, उन पर 15% का उपकर एवं अधिभार जो है भारित होगा। हालांकि इन कंपनियों को संचालन मार्च 31, 2023 से पहले शुरू करना होगा। ठीक है, जो 31 मार्च 2023 से पहले इनको शुरू करना होगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड कंपनियां 1 अक्टूबर 2019 से हुई हैं उनको 15% उपकर एवं अधिभार देना होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर एक नई थी जिसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। बाकी ये आप एक बार फैक्ट चेक कर लेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स भारतीय कंपनियों पर कितना है और विदेशी कंपनियों पर कितना है। और बाकी अगर आपको ये काम भारी लग रहा है तो हम करके अगली क्लास में आपको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। कल वाली क्लास में हम मैथ समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यूपीएससी में कई बार जो है इससे सवाल आया है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इसको बोलते हैं। ये कंपनियों के कर चोरी को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि कंपनियां बहुत झूठ बोलती थी कि मेरी कमाई नहीं हुई है, मेरा पैसा फंस गया है। तो पूरा मामला क्या है इसको देखने के लिए आपको अगले क्लास का इंतजार करना होगा, जो कि आपको कल मिलेगा। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको स्लेब याद करना है तो उसका स्लेब जो है यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने कहा था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स में जो लगता है विदेशी कंपनियों पर और इंडियन कंपनियों पर, उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। हालांकि कल की क्लास में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। धन्यवाद।